आम चुनाव अब खत्म होने को आए हैं। देश की 18वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों में 6 चरण के बाद 486 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब कल यानी 1 जून को 7वें चरण में 8 राज्यों की शेष बची 57 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन इसके नतीजे तो 4 जून को जग जाहिर हो ही जाएंगे, पर इसके बाद है विधानसभा चुनाव। हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, अगले साल बिहार में है, दिल्ली में है, यानी कुल मिलाकर के विधानसभा चुनावों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में हरियाणा पर नजर डालते हैं। दिल्ली से सटे इस राज्य में कृषि प्रधान राज्य या कहें वो राज्य जिसकी आधी से या प्रमुख अर्थव्यवस्था उस राज्य की कृषि पर निर्भर करती है। और कृषि की बात आती है तो किसान जहन में आते हैं, किसानों की बात आती है तो याद आता है किसान आंदोलन। 2020 की जुलाई वो थी जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आ डटे, दिल्ली घेरी और फिर शुरू हुआ देश का किसान आंदोलन, जिसे विराम दिया गया दिसंबर 2021 में। 1 साल से भी लंबे वक्त तक चले उस महासंघर्ष के बाद जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर यह ऐलान किया कि तमाम कृषि कानूनों को यहां अब सरकार वापस लेती है। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उस विरोध प्रदर्शन में जितने किसानों की जाने गई, उसमें जो मांगे किसानों के द्वारा रखी गई वो अभी तक नहीं मानी गई हैं। और ऐसे ही इसके अलावा कई और मुद्दे हैं जिनके चलते हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अब बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। ऐसे में बात करेंगे हमारे सहयोगी दिनेश के साथ हरियाणा पर छिड़े इस महासंग्राम को लेकर के आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। दिनेश, आम चुनाव देश के 18वीं लोकसभा के लिए हुए और चल भी रहे हैं, एक चरण आखिरी बाकी बचा है। ऐसे में अब 4 जून को जो परिणाम आएंगे, क्या वो वाकई में सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं? और अगर क्या वाकई में उन्हें हरियाणा में साल होने वाले विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखा भी जा रहा है कि ये एकदम सटीक बैठेंगे? क्योंकि मुझे जहन में आता है पिछले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को कहा जा रहा था कि हिंदी पट्टी के 3 राज्य तय करेंगे कि उत्तर भारत में भाजपा कैसा प्रदर्शन करेगी। तो क्या हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें तय करेगी कि 90 विधानसभा सीटों पर भाजपा साल कैसा करेगी? देखिए, यहाँ पर जाहिर तौर पर क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर 5 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान आंदोलन, दूसरी तरफ देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर का दूसरे टर्म का 4.5 साल का कार्यकाल, ये 2 बड़े फैक्टर है। क्योंकि पहले कार्यकाल से लगभग आप पूछेंगे तो हरियाणा का हर आमजन जो है खुश नजर आया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में तमाम वो मुश्किलें आई, तमाम वो परेशानियां आई, जिनके चलते न किसान यहाँ पर खुश नजर आया, ना कहीं जो है नौजवान खुश नजर आए। एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से जो अग्निवीर योजना लाई गई उसको लेकर के जगह जगह पर रोष प्रदर्शन देखने को मिले, और हरियाणा किसानों और जवानों की धरती को माना जाता है। यहाँ के बड़े मात्रा में जो है नौजवान फौज में जाकर के और देश की रक्षा करने का काम करते हैं, लेकिन जो अग्निवीर योजना थी उसको लेकर युवाओं में कहीं ना कहीं रोष देखने को मिला। यहाँ पर यदि देखा जाए तो अब लोकसभा के चुनाव में भी आपने अच्छी तरीके से देखा होगा कि मनोहर लाल खट्टर का गृह जिला करनाल, जहां से वो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं, वहां पर किसानों ने उनको गांव में घुसने से रोक दिया, चुनाव प्रचार नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ राजनाथ सिंह की रैली होती है, उस रैली में भीड़ उमड़ करके नहीं आती है। क्या मायने निकाले जाए? मायने साफ तौर पर यह है कि एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, और उस एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए बात जारी रहेगी। मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। आपने एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया, वो जो सत्ता विरोधी लहर है उसके लिए पैतरा बीजेपी का हमें जहन में आता है कि मुख्यमंत्री को बदल दो। मध्य प्रदेश में देखने को मिला, शिवराज सिंह चौहान को हटा करके पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। वही चीज छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को लेकर, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे। अब क्या मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को आगे लाकर उन्हें अब पोर्ट्रे आगे किया जाएगा सीएम पद के लिए, या नहीं भी किया जाएगा? ये भी कुछ यहाँ पर तय नहीं है। बीजेपी की जब बात होती है तो क्या ये जो फैसला बीजेपी का है, इससे जो प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, क्या उस पर फर्क पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर मैं एक विधायक का नाम लेना चाहूंगा। हिसार की नारनौंद सीट से विधायक रामकुमार गौतम ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया, और उसमें हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो रबर स्टैंप यहाँ पर नायब सिंह सैनी को जो है एक मुख्यमंत्री बनाया गया है, चीफ मिनिस्टर, मात्र 3 से 4 महीनों के लिए। उन्होंने कहा कि ही इज ए पावरलेस सीएम, क्योंकि जिस तरीके से फैसले अब लिए जा रहे हैं प्रदेश की राजनीति में, वो कहीं ना कहीं केंद्रीय हाईकमान तमाम चीजों को तैयार कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की बात करें विशेष तौर पर, तो धरातल के मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं रखा जाता है अक्षय, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं और धरातल के क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं, स्तर पर अलग होते हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल, क्षेत्रीय मुद्दे अलग बिल्कुल। होते हैं और उस आधार पर कहीं न कहीं एक ऐसे चेहरे को आपको सामने लाना चाहिए जिसने पार्टी के संगठन को जमीन से लेकर के और कहीं न कहीं सत्ता तक पहुंचाने के लिए मजबूत कदम उठाए हो, संघर्ष किया हो। इस संघर्ष की बात करें तो रामविलास शर्मा सबसे पुराना चेहरा, पूर्व शिक्षा मंत्री का नाम नजर आता है। अनिल विज संगठन से शुरुआत से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बात कर ली जाए तो कुलदीप बिश्नोई हिसार में बड़े यहाँ पर चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। उनके पिता चौधरी भजनलाल शर्मा, माफ कीजिए, यहाँ पर चौधरी भजनलाल बड़े कद्दावर नेता हरियाणा के रहे हैं। बिश्नोई समाज का प्रतिनिधित्व करते थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में चारों कोने में जो हरियाणा के दिग्गज नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में वो तीर मौजूद हैं जिनसे वो सटीक निशाना साध सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चूक हुई ओबीसी वोट बैंक को साधने की चाहत, इसके साथ साथ जाट वोट बैंक एंटी इनकम्बेंसी को काटने का प्रयास, और भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच कर लिया कि यहाँ पर यदि जाट वोट बैंक को काट दिया जाएगा और ओबीसी या अन्य 35 बिरादरी का जो वोट बैंक है वो साथ आ जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो है 2019 के आंकड़ों को दोहराया जा सकता है। लेकिन राह मुश्किल नजर आ रही है क्योंकि प्रदेश में एक नहीं अनेक मुद्दे हैं जो बीजेपी के खिलाफ दिख रहे हैं। ऐसे में दिनेश, कहीं ना कहीं हरियाणा की बात चल रही है तो दुष्यंत चौटाला पर जिक्र ना होने पर बात ना करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत होगा। यहाँ पर दुष्यंत चौटाला, मार्च का ही वो महीना था जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में आगे लाया गया। मार्च का ही वो महीना था जब दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी से 2 सीटें लोकसभा की लेकर के या 2 लोकसभा सीटों को लेकर के गठबंधन तोड़ा और विधानसभा में भी समर्थन वापस ले लिया था। क्या दुष्यंत चौटाला किंग मेकर की भूमिका जैसे अब तक भी अदा करते आए हैं कि अब की बार अदा फिर करते पाएंगे, और क्या यहाँ कांग्रेस का समर्थन करेंगे बीजेपी से ऐसी स्थिति बनने पर? बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला की भूमिका को जो है दरकिनार नहीं किया जा सकता है अक्षय, क्योंकि मात्र 10 महीने की पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ मोर्चा खोलते हैं और 10 विधानसभा की सीटें जीत लेते हैं। राज्य में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। 4.5 साल तक मजबूत सरकार चलाते हुए नजर आते हैं और जैसे ही दुष्यंत चौटाला अलग होते हैं सरकार बिखरती हुई भी नजर आ रही है। तो ऐसे में देखा जाए तो ये लोकसभा का चुनाव जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा के पृष्ठभूमि से यदि बात किया जाए तो उतना अच्छा नहीं गुजरा है, क्योंकि तमाम जो एंटी इनकम्बेंसी पैदा हुई, आज जिन 5 सीटों पर हार की कगार पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं इन्हीं फैसलों के कारण दिखाई दे रही है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा फिर एक बार यहाँ पर बात होगी किसान आंदोलन की, क्योंकि उस वक्त यदि बैरिकेडिंग न की जाती, पैलेट गन नहीं चलाए जाते, वाटर कैनन नहीं चलाए जाते, तो ये परिस्थितियां विपरीत हो सकती थी और भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों के दम के ऊपर कहीं ना कहीं यदि फोकस करती हरियाणा में विशेष तौर पर तो वहां पर महारत हासिल की जा सकती थी। लेकिन फिलहाल जो संघर्ष है वो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। संघर्ष मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि वही बात निकल करके सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदेश में माहौल है और वो माहौल विपक्ष के लिए मौका बनता नजर आ रहा है। क्या उस मौके को यहाँ पर दोनों हाथों से विपक्ष यहाँ दबोच पाएगा, या एक बार फिर से मुट्ठी से रेत जिस तरह फिसलती है फिर सत्ता कांग्रेस के हाथों से फिसल जाएगी? क्या कुछ इस पर आपकी राय है, क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें